नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम आवास पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में ये मुलाकात शुरू हो जाएगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी उनके आवास पर पहुंचकर, और आज पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और ये मुलाकात का दौर थोड़ी देर में शुरू भी हो जाएगा। तो जैसा कि मुलाकातों का ये दौर जारी है, अचानक से सीएम योगी आदित्यनाथ को जब कल दिल्ली बुलाया गया था और 2 दिवसीय दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में, तो आज ये अहम मुलाकात, ये काफी ज्यादा अहम मुलाकात मानी जा रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि अभी चुनाव में कुछ वक्त जरूर है, लेकिन जिस तरीके से पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आए थे और मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चाओं का दौर जारी है और साथ ही साथ बड़ा कोई फेरबदल हो सकता है, इस पर भी लगातार चर्चा जारी है क्योंकि सुगबुगाहट अब तेज हो चुकी है और अटकलें भी तेज हो चुकी है। जब से जितिन प्रसाद शामिल हुए हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में, तब से अटकलें और भी ज्यादा तेज हो चुकी हैं। और साथ ही साथ कल ही के दिन जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से मुलाकात की थी और इसके अलावा अनुप्रिया पटेल ने भी अमित शाह से मुलाकात की थी और अपनी मांग रखी थी कि उनका कोटा बढ़ाया जाए, क्योंकि 2014 के बाद से ये देखा गया कि उनका कोटा नहीं बढ़ाया गया। हालांकि उनके पार्टी से यानी कि अपना दल से एक मंत्री है फिलहाल प्रदेश सरकार में, लेकिन अब अनुप्रिया पटेल की भी मांग है कि मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जाए उनकी पार्टी से। उनके पास 9 विधायक है और इसके अलावा जब जितिन प्रसाद शामिल हुए हैं तो ऐसे में जब कांग्रेस को मात देनी है, हालांकि कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी, जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुआ था 2017 में, तो भी 7 सीटें ही हासिल की थी। लेकिन अब यह भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी का जो कद है उत्तर प्रदेश में, एक तरफ कांग्रेस की कोशिश है उस कद को बढ़ाए जाने की और प्रियंका गांधी की छवि जो है उसको बरकरार रखने की, लेकिन दूसरी ओर अब जब जितिन प्रसाद जो कि कांग्रेस के काफी ज्यादा पुराने नेता भी रहे हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं मनमोहन की सरकार में, तो अब ऐसे में जब जितिन प्रसाद शामिल होंगे और उन्हें अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में सौंपी जाती है तो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में बीजेपी की साख और मजबूत हो सकती है। ये तमाम अटकलें, तमाम चर्चाएं हो रही हैं और इस पर हम सभी की निगाहें भी अब टिकी हुई हैं। तो ये देखना होगा कि जिस तरीके से ये मंत्रियों के साथ मुलाकातें हो रही हैं, आखिर निष्कर्ष क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ एक प्रमुख चेहरा है और पीएम मोदी के सबसे चहेते चेहरे में से एक है। कोई भी राज्य का चुनाव हो, सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन जब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तब ये जिम्मेदारी सूबे के मुखिया के लिए दोगुनी हो जाती है। देखिए, आज सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं और ये बैठक शुरू भी हो चुकी है। पीएम मोदी के साथ ये बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ आवास पहुंचे हुए हैं और ये बैठक शुरू हो चुकी है। तो तमाम तरीके की संभावनाएं देखी जा रही हैं जिस तरीके से ये मुलाकात हो रही है, चाहे वो कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी हो या फिर चुनाव का एजेंडा हो या फिर यूपी चुनाव पर चर्चा हो, और साथ ही साथ मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल, संगठन और सरकार की समन्वय और आने वाले दिनों में कई जो परियोजनाएं हैं उनको लेकर भी चर्चा जोरों पर है। तो कई परियोजनाएं भी हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो आज चर्चा का विषय बन सकते हैं क्योंकि संभावनाएं काफी हैं और इस बीच विराम किस संभावना पर लगता है ये भी देखना होगा। दिल्ली से हमारे संवाददाता यश हमारे साथ उस खबर पर जुड़ चुके हैं, रुख करते हैं उनका और जानते हैं कि आखिर पीएम आवास से क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। यश, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की आज ये अहम बैठक और शुरू भी हो चुकी है, क्या कुछ आपके पास अपडेट आ रही है फिलहाल वहां से? बिल्कुल, देखिए, अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पीएम आवास पर पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। लगभग 11:15 बजे का टाइम था जब उन्हें मुलाकात करनी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और वो बैठक जो है अभी फिलहाल पीएम आवास पर शुरू हो चुकी है। और इसी के साथ साथ जो खबरें निकल के आ रही है कहीं ना कहीं यही है कि जिस तरह से सेकेंड वेव भारत देश में आई और उसके चलते उत्तर प्रदेश में क्या कुछ सरकार ने काम किया और किस तरह से कोरोना के हालातों को काबू किया, इस विषय पर चर्चा होगी। इसी के साथ साथ
क्योंकि देखिए जितनी आबादी उत्तर प्रदेश की है उस हिसाब से अगर कोरोना को देखा जाए, कोरोना की स्थिति को देखा जाए तो काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया इस कोरोना महामारी में। और इसी के साथ साथ थर्ड वेव जिसकी वैज्ञानिक लगातार बात कर रहे हैं उसके ऊपर चर्चा होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर ये भी चीजें बताएंगे कि किस तरह से बच्चों पर जिस तरह से इफेक्ट पड़ेगा थर्ड वेव का, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां सरकार कर रही है। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यही है कि जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है उसको लेकर भी लगातार चर्चाएं निकल के सामने आ रही है, क्योंकि लगातार यही देखने में आया है कि कोरोना के चलते कई मंत्री पद ऐसे खाली हैं और इसी के साथ साथ नए चेहरों को भी जगह देनी चाहिए। तो उन सभी बातों पर विचार विमर्श फिलहाल अभी इस बैठक में किया जा रहा है। और एक मेन बिंदु जो है इस मुलाकात का ये भी रह सकता है कि जिस तरह से आने वाला विधानसभा चुनाव है और कोरोना महामारी चल रही है उसको किस तरह से चुनाव आने तक काबू में किया जाए ताकि जन देखिए यश, जैसे ही 2022 के चुनाव का अलार्म बजा वैसे ही जितने भी बीजेपी के शीर्ष नेता हैं उन्होंने यूपी 2022 कमीशन अपने हाथों में ले लिया है। अब ये बागडोर जब दिल्ली के हाथों में है लखनऊ की, तो क्या देखा जाएगा और क्या रास्ता निकाला जाएगा? देखिए लगातार लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ये सिलसिला चल रहा है, मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। इसी के साथ साथ लखनऊ में भी लगातार बैठकें की गई, दिल्ली में भी बैठकें की गई। आप बीते कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की। उसी के साथ साथ लखनऊ में जाकर दो नेताओं ने रिपोर्ट तलब की और सभी से विचार विमर्श किया, उनके सुझाव जाने और रिपोर्ट जो है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को, जेपी नड्डा को सौंपी। उसके बाद उन्होंने विचार विमर्श किया उस रिपोर्ट पर, क्योंकि देखिए तैयारी अब लगातार विधानसभा चुनाव की इसलिए चल रही है ताकि कोई नाराजगी, कोई कमी, कोई खामियां ना रहे। क्योंकि देखिए जब बीते कुछ महीने पहले जब यूपी पंचायत चुनाव हुआ उसमें किस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा, 30 नंबर पर बीजेपी रही, तो कहीं ना कहीं उस कमियों को दूर करना होगा। क्योंकि जब भी देखा गया कि यूपी में बीजेपी को एक तरह से अपनी जमीन पूरी तरीके से मजबूत करनी पड़ेगी, चाहे वो संगठन की बात हो, चाहे वो मंत्रिमंडल की बात हो, चाहे विधायकों की बात हो, तो ये सारी नाराजगियां, सारी अटकलें और सारी मंशाएं दूर करने का ये बैठकों का दौर चल रहा है। और आने वाले समय में क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं विधानसभा चुनाव को, तो इससे पहले कोई भी रिस्क भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से पहले नहीं लेना चाहती है। बिल्कुल रिस्क तो नहीं लेना चाहती है, लेकिन जिस तरीके से देखिए कल अमित शाह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की कुल 95 मिनट की बैठक जारी रही, आखिर उससे निष्कर्ष क्या निकला? क्योंकि हर मुलाकात को लेकर जब सवाल उठाए जाते हैं तो बीजेपी की ओर से हर बार यही कहा जा रहा है कि ये रूटीन बैठक है। अगर रूटीन बैठक है तो अचानक से क्यों बुलाना पड़ा? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम घटा है, पहले जितिन प्रसाद जो है वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता थे, पुराने साथी थे कांग्रेस के, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथी थे, और फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की चुनाव से ठीक पहले। इसके बाद फिर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका दौरा दिल्ली में हुआ, तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि एक तरह से रूटीन बैठक जो है उसको एक तरह से नहीं देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार होना, इसी के साथ साथ चुनाव आने, तो उसकी तैयारियां करनी है। और देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार उत्तर प्रदेश में पिछले साल जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो काम किया था, उनको खासी तौर पर पता है कि किस तरह से विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में किया जाना है और किस तरह से जन जन तक, बूथ लेवल तक पहुंचा जाना है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं यही कयास लगाए जा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से जो बैठक हुई इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर, कोरोना को लेकर, जनता को लेकर, बूथ लेवल तक पहुंचने को लेकर, इन तमाम बातों पर, तमाम विषयों पर बातचीत हुई। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी से जब वो मिल रहे हैं उसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे मिलेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर भी संगठन की बात होगी कि किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए। क्योंकि देखिए अगर नाराजगी कहीं से भी किसी भी एक विधायक में होती है तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा पूरी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इसके चलते अभी से ही ये तैयारियां की जा रही है कि आने वाले समय में कोई भी मंशा की जो भी कोई मंशा है वो कहीं किसी के मन में रह जाए। और कहीं ना कहीं जो बैठकें चल रही है वो साफ तौर पर यूपी में 2022 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसी को लेकर की जा रही है। बिल्कुल यश, और जैसा कि आज जेपी नड्डा के साथ भी मुलाकात है, तो ये बैठक कितने बजे तक हो सकती है? क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ तो बैठक शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ पर पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक शुरू हो चुकी है, तमाम मुद्दों पर बात होगी। इसके बाद करीबन 12:30 से 1:45 के बीच में वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। करीब ये जो मुलाकात है करीब आधे से पौना घंटे की मुलाकात मानी जा रही है और उन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। लेकिन हाँ, 12:30 से 1:45 के करीब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, और ये बैठक
क्या मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी यही बना हुआ है। जिस तरीके से ट्विटर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल पर हमने एक्टिविटीज देखी तमाम तरीके की, और जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने विश भी नहीं किया था, अब ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जो बैठक है इससे आखिर क्या निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, तमाम कयास यही लगाए जा रहे हैं कि क्या वाकई में अगले विधानसभा चुनाव में जो होना है उसमें क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और उन्हीं की अगुवाई में क्या वाकई में उत्तर प्रदेश चुनाव में उतरेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष भी यही मान रहा है और ट्विटर हैंडल पे भी यही सारी चीजें चल रही थी कि कहीं ना कहीं नाराजगी है दोनों में, आला कमान की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं निकल के आया। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी काफी ज्यादा चहीते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया और जिस तरह से उन्होंने पूरा 5 साल का कार्यभार संभाला है, भ्रष्टाचार के आरोप कम से कम है, इसके बाद कोरोना महामारी को जिस तरह से संभाला है, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है। ठीक है यश, हम आपके पास वापस आएंगे और मुलाकात हुई, आखिर क्या बात हुई इस पर हम प्रतिक्रिया जानेंगे हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शेखर सिंह जी से, और वो बताएंगे कि आखिर इन मुलाकातों के पीछे की आखिर वजह क्या है बड़ी। प्रेम शंकर जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और दर्शकों को बताइए कि ये जो मुलाकातें हो रही है जिस पर हम प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं और सभी के बीच यही सवाल है कि आखिर मुलाकातें इतनी ज्यादा हो क्यों रही हैं। सबसे पहले अंजलि, मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं जो इस वक्त प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाह रहा हूं कि जो पीएम मोदी और योगी की जो बात हो रही है वो बात दरअसल सरकार और संगठन को लेकर किस तरह से तालमेल बिठाया जाए, किस तरह से आगे चला जाए, और कल जो अमित शाह और योगी के बीच में जो बातचीत हुई है उसको लेकर योगी क्या सोच रहे हैं, उनके पास रोड मैप क्या है और वो किस तरह से राज्य को आगे लेकर चुनाव की ओर 2022 की ओर कैसे लेकर जाएंगे। योगी और मोदी की ये मुलाकात अहम इसलिए भी है क्योंकि तमाम रात में भी कई नेताओं से उनका मुलाकात हुई है, और अमित शाह जो हैं वो भी जो कद्दावर नेता हैं, चाहे वो राधा मोहन सिंह हो, स्वतंत्र देव सिंह हो या फिर BL संतोष हो, जितने भी लोग हैं वहाँ से रिपोर्ट लेकर जो आए हैं उसको लेकर पार्टी की चिंता बहुत ज़्यादा है। कुछ असंतोष है, कुछ स्ट्रैटेजी को लेकर बात हो रही है, और इन तमाम चीज़ों को लेकर पीएम मोदी के साथ योगी की ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि पीएम मोदी जो कहेंगे वो फाइनल समझिए कि उसको मुहर लगाना होगा कि अब आपको ये रास्ते पे चलना होगा, क्योंकि अब ये तो तय हो गया है जिन चीज़ों को लेकर अटकलें चल रही थी कि नेतृत्व को लेकर किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी किसी भी तरह से कोई रिस्क नहीं ले सकती। यानी कि ये तय है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी, और क्योंकि 5 साल जो काम किया है योगी आदित्यनाथ ने, तो उनकी जो छवि है और जो हिंदुत्व की जो छवि है योगी की, अगर इस वक्त उनको हटाते हैं या उनको हटाकर किसी और के चेहरे पर लड़ने की बात होती है तो पार्टी जानती है कि इससे नुकसान होगा। और जो पार्टी ने अब तक वहाँ पर कमाया है स्टेट में, सरकार ने अब तक जो काम किए हैं वो योगी के चेहरे पर ही हुए हैं और योगी ने वो काम किया है, तो इसको लेकर सरकार किसी भी तरह से पीछे नहीं हटने वाली, और जो आला कमान है वो भी नहीं चाहती कि हम किसी तरह का कोई रिस्क ले सके। यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये 2 बिंदु हैं कि सरकार को किस तरह से आगे लेके चला जाए और सरकार और संगठन के बीच में किस तरह से तालमेल बिठाया जाए। क्योंकि कहा यह भी जा रहा था अंजलि कि विधायकों को लेकर, सांसदों को लेकर बहुत सारे इस तरह से बातें सामने आई थी कि वो योगी आदित्यनाथ उनकी बात सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, या सरकार में उनकी बात सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती है, या संगठन के जो लोग हैं उनकी बात सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती है। इनके अलावा जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार बातचीत हो रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार किया जाए या फेरबदल किया जाए अगर, तो अभी करीब 7 सीटें ऐसी हैं जो कि जगह खाली हैं, उनको भरा जाना है। 3 ऐसे मंत्री हैं जिनकी मौत हो गई थी, उनकी वजह से जगह खाली है, और एक शर्मा जो अरविंद कुमार शर्मा जो कि आला कमान के बहुत नज़दीकी बताए जाते हैं, मोदी के बहुत करीबी हैं, उनको MLC चुनाव भी लड़वाया गया और वो जीत के भी आए, और उसके बाद ये कोशिश की जा रही है कि उनको कहीं ना कहीं सरकार में या मेन स्ट्रीम में जो है इनको लेके आया जाए और उनको उस पर कॉर्पोरेट किया जाए, और इस पर बातचीत चल रही है।
उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर योगी अपनी होमवर्क करके वहाँ से लखनऊ से दिल्ली आए हैं। लगातार मुलाकातों का दौर जारी है और जो मुलाकात अभी चल रही है जो मोदी के साथ, ये अहम है। इसके बाद वो बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा, उनसे भी मुलाकात होगी, उनसे भी बात होगी। तो ये सारी बातचीत जब हो जाएगी तो फिर अंदर खाने क्या क्या एग्जैक्ट किन किन बिंदुओं पर बात हुई, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो हमारे रिपोर्टर यश हैं हमारे साथ, अगर यश मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो यश ये बताइए, ये मुलाकात अभी कब तक चलने वाली है? और हम फिर जेपी नड्डा की अगर बात करें तो जेपी नड्डा के पास योगी को जो जाना है उसका वक्त क्या है? तो यश के साथ फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम यश से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए प्रेम जी, इससे पहले भी जब अमित शाह के साथ मुलाकात हुई थी तब भी हमने चर्चा की थी, और सबसे बड़ी बात कि जब बीजेपी 2017 में 312 सीटों के साथ जीती थी अपने सहयोगी दलों के साथ, यहाँ पर मुख्य बात यह है कि अनुप्रिया पटेल के साथ भी मुलाकात हुई अमित शाह की। अब ऐसे में सहयोगी दल नाराज ना हो, इस पर भी खास फोकस रहेगा, और जो अभी अभी यानी कि जितिन प्रसाद शामिल हुए हैं इस पर भी फोकस रहेगा कि उनको कोई ना कोई दर्जा जरूर दिया जाए उत्तर प्रदेश में। देखिए अंजलि, अगर आप बीजेपी की जो कार्यशैली को अगर आप देखेंगे, बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी होती है अगर उसको आप देखेंगे, तो जो भी इनके गठबंधन में हैं, जो इनकी सहयोगी पार्टियां होती हैं, उनको लेकर साथ चलते हैं। चुनाव से पहले जो गठबंधन हो जाता है तो चुनाव के जीतने के बाद भी वो उस गठबंधन को निभाते हैं, उस दोस्ती को वो निभाते हैं। अनुप्रिया लंबे समय से बीजेपी के साथ हैं, तो यानी कि राज्य में कोई भी फैसला होगा, सीटों को लेकर, स्ट्रैटेजी को लेकर, आगे प्लानिंग को लेकर कोई भी बातचीत होगी, तो मुझे लगता है कि जितने भी सहयोगी पार्टी हैं उनसे बीजेपी जो है वो मिलकर बात करेगी और बताएगी कि हम ऐसा सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है। तो उसी कड़ी में अनुप्रिया से भी मुलाकात हुई है और उन्होंने भी अपनी बात रखी होगी। बात आप कर रही थी अरविंद शर्मा की, कि माफ कीजिएगा, जितिन प्रसाद की बात कर रही थी आप, कि जितिन प्रसाद जो पार्टी में शामिल हुए हैं उनको किस तरह से पार्टी लेगी और उनका जगह क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मणों को लेकर, ब्राह्मण एक ऐसा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, माना जाता है कि ब्राह्मण जिसके साथ होते हैं वो पार्टी हमेशा जीतती है या हार जाती है। तो करीब इनकी जनसंख्या के आधार पर अगर आप देखें तो ब्राह्मण बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन उनका साथ उस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। विकास दुबे के बाद जो स्थितियां उत्तर प्रदेश में हुई, उसके बाद पार्टी पर बहुत सारा दबाव हुआ। विपक्ष ने कई सवाल उठाए कि क्या पार्टी एंटी ब्राह्मण काम कर रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद ठाकुर बिरादरी से आते हैं, तो उन पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो ठाकुरों को ज़्यादा तरजीह देते हैं और जो ब्राह्मण है कहीं पीछे छूट जा रहे हैं। तो उसको लेके जो क्षतिपूर्ति है, आला कमान ये चाहता है, पार्टी ये चाहती है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो कार्ड है, जो ब्राह्मण जाति के जो नुमाइंदगी है, वो कहीं ना कहीं जितिन प्रसाद के थ्रू आए, उनके जरिए आए। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल का भी जो विस्तार होगा या फेरबदल होगा, तो उसमें ब्राह्मणों का जो अगुवाई करेंगे या उस कोटे से जो आएंगे उसमें जितिन प्रसाद का भी नाम अब हो सकता है कि जितिन प्रसाद को भी जगह मिल जाए। वहीं अरविंद शर्मा की बात करें तो उनको भी कोई महत्वपूर्ण मंत्री पद मिल सकता है। यानी कि ब्राह्मणों वाला जो मामला लगातार चल रहा है उस पर किसी भी तरह से पार्टी चाहती है कि हम उसको शॉर्ट आउट करें और आगे की ओर चले, क्योंकि एक बहुत बड़ा आरोप ठाकुरवाद का लगता रहा है योगी आदित्यनाथ ने, जिसको उन्होंने हालांकि खारिज किया है। तो ये जो समीकरण है इसको बिठाना पार्टी के लिए बहुत चुनौती। बिल्कुल प्रेम जी, और अपडेट ले लेते हैं। यश हमारे साथ एक बार फिर से दिल्ली से जुड़ चुके हैं। यश, आपके पास क्या कुछ अपडेट आ रही है? पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जो मुलाकात अब शुरू हो चुकी है, कब खत्म होगी और जेपी नड्डा के पास कब तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर अभी फिलहाल चल रही है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अपने आधा घंटा और ये मुलाकात चलने वाली है और तमाम संगठन
और किस तरह से पार्टी को उत्तर प्रदेश चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आगे लेके जाना है, कोरोना महामारी है उसको लेकर तमाम बातें चल रही है। तो आधे घंटे के लगभग ये मुलाकात और चलने वाली है। उसके ठीक बाद लगभग 12:30 से 12:45 के बीच में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और उनसे तमाम वो संगठन की बात करेंगे जो रिपोर्ट तलब की गई थी उत्तर प्रदेश से, उसके बारे में भी पूरी बातचीत की जाएगी और संगठन को किस तरह से मजबूत करना है उस लिहाज से भी जेपी नड्डा के साथ वो उनकी अहम मुलाकात होगी। प्रेम जी, जिस तरीके से हम मुलाकात पर चर्चा कर रहे हैं, अभी कुछ ही दिन बीते थे जब सीएम योगी आदित्यनाथ का 49वां जन्मदिन था और पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई भी नहीं दी थी, लेकिन आज ये मुलाकात है और जो काफी अहम भी है। क्या कहा जाए इस मुलाकात को लेकर और इस नाराजगी को लेकर? नाराजगी इस तरह से अभी अंजलि कुछ है नहीं, ये अटकलें लगाई जा रही हैं, ये लोगों का अनुमान है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। इस कोरोना काल में कुछ पीएम मोदी और अमित शाह और बाकी जैसे जो सोशल मीडिया पे जो खबरें चली वो बेसिकली कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में जन्मदिन की बधाई को लेकर, क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ बहुत व्यस्त थे कि किस तरह से कोरोना के जैसे मामले बढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश में, उसको कैसे कम किया जाए, आंकड़ों को कैसे कम किया जाए, तो उस परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ इस चीज़ में लगे थे कि कैसे इस पर काबू पाया जाए। इसी को देखते हुए कि पीएम मोदी और अमित शाह पे जो बात हो रही थी कि उन्होंने बधाई नहीं दी, मुझे लगता है कि इसी के मद्देनजर उन्होंने कहा होगा कि अभी वक्त ऐसा नहीं है कि जन्मदिन मनाया जाए और उस पर बधाई दी जाए। एक वो अलग सोशल मीडिया एक अलग ढर्रे पे चलता है और उसके लिए अलग उनके वो हैं, तो उसके आधार पर किसी भी तरह का कोई नाराजगी, हम कहें कि नाराजगी थी पीएम की और अमित शाह की, तो ऐसा होता नहीं है आमतौर पर पार्टी में, क्योंकि अमित शाह की नाराजगी और पीएम मोदी की नाराजगी का अर्थ बहुत व्यापक हो जाता है। आप अगर पीएम मोदी किसी से नाराज होते हैं और अमित शाह किसी से नाराज हो जाता है और ये खबरें ऐसे सामने प्रेम जी, मुलाकातों के क्या मायने हैं ये जान लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी शाही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्वनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। अश्वनी जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी अंजलि जी, आवाज आ रही है आपकी? जी अश्वनी जी, हम मुलाकातों पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को अचानक से दिल्ली बुला लिया गया, हालांकि आपकी ओर से ये बात बार बार कही जा रही है कि ये सिर्फ एक रूटीन बैठक है, लेकिन इसे रूटीन बैठक कैसे मान लिया जाए कि अचानक से सीएम योगी आदित्यनाथ तब बुलाए जाते हैं जब प्रदेश की स्थिति को वो संभाल रहे हैं और इस बीच एक के बाद एक मुलाकातों का जो दौर है, इस पर आपकी क्या राय, आपकी क्या प्रतिक्रिया? आखिर क्या चल रहा है पार्टी के अंदर खाने में? अंजलि जी, देखिए पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई सिर्फ कयासों का बाजार गर्म है, इसमें गर्म होना भी चाहिए। कुछ विरोधी दलों के लिए, कुछ आप लोगों के लिए भी मसाला मिल जाता है, बढ़िया है। देखिए अभी काफी दिन तक इधर कोरोना में माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक नहीं हुई थी और किसी केंद्रीय नेतृत्व से दिल्ली की बैठक नहीं हुई थी। तो अब उसमें उस समय भी कयास लगाए जा रहे थे कि भाई ये तो बुलाए नहीं जा रहे हैं, बैठक नहीं हो रही, तो सब जगह कयासों का दौर है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, ये एक रूटीन बैठक है, बहुत दिन हो गया था ये लोग मुलाकात नहीं हुई थी। अभी हमारे यहाँ पंचायत के चुनाव हुए, आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं, उसको कैसे किया जाएगा, मंत्रिमंडल में जगह खाली है, उसको भरना है नहीं भरना है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, कुछ लोगों को हमको स्थान भी देना पड़ता है, प्रतिनिधित्व देना पड़ता है। तो ये बहुत सी चीजें जो इंटरनल अभी हम लोगों के साथ चल रही हैं, इसके मद्देनजर एक साथ गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो सबसे मुलाकात करके और वहां अपनी बात रखेंगे वहां से, क्योंकि दिल्ली जो है हमारा बड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े नेता हैं और बड़े नेता के साथ जो है हम लोग वहां की निर्देशों पर ही सरकारें चला करती हैं जो माना जाता है। बिल्कुल, तो कुछ अपनी चीजें बताएंगे। बिल्कुल अश्वनी जी, और हमारे साथ एडिटर इन चीफ मोहसिन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी शाही जी भी जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि हम सभी को मसाला मिल जाता है जब मुलाकातें शुरू होती हैं। क्या आपकी प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहेंगे आप अश्वनी जी से? अश्वनी जी अपनी जगह सही कह रहे हैं, पार्टी को बचाना, पार्टी की तरफ से बात रखना उनकी जिम्मेदारी भी है, बखूबी वो अपने काम को अंजाम देते रहे हैं। लेकिन ये मुलाकात इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये जगजाहिर है, अश्वनी जी बचाव करेंगे क्योंकि वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, मजबूरी है। लेकिन पिछले कई दिनों से जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश के अंदर सबने देखे, उससे ये जाहिर हो रहा था, उससे ये लग रहा था कि दो पावर सेंटर बन चुके हैं और दोनों में कहीं ना कहीं गतिरोध जारी है। उत्तर प्रदेश
कि प्रभारी, बीजेपी प्रभारी आते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, संगठन के अधिकारियों से मिलते हैं, जाकर रिपोर्ट हाईकमान में दिल्ली में जाकर वहां सबमिट करते हैं। एक बात वो महत्वपूर्ण ये कहते हैं कि 2022 के चुनाव जो होगा वो योगी जी के नेतृत्व में ही होगा, बीजेपी की तरफ से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। लेकिन इस गतिरोध को बल तब मिलता है जब 49वां जन्मदिन योगी जी का होता है, और ये आमतौर पर प्रथा होती है कि अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री या बीजेपी के बड़े नेता या किसी भी बड़े नेता का जन्मदिन होता है तो आमतौर पर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं, ट्वीट करते हैं। योगी जी का जब 49वां जन्मदिन था तो हमने ये देखा और ये मीडिया में चर्चा भी रही कि योगी जी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री जी ने या गृह मंत्री जी ने ट्वीट करके उन्हें बधाई नहीं दी। इसके बाद एक और कयास लगाए जाते हैं। आमतौर पर ये बात करी जा रही है कि यूपी में एक जाति ज्यादा हावी है, ब्राह्मणों को हाशिए पर रखा गया है, ब्राह्मण नाराज हैं। हालांकि ये भी एक तथ्य है कि 312 में से 58 विधायक ब्राह्मण जीत के आए और 9 ब्राह्मणों को मंत्रिमंडल में भी जगह दी गई। इसके बावजूद इस तरह की राय बनाने की कोशिश करी जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर से, और असंतोष जाहिर किया जा रहा है तभी जुबान में बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी कि ब्राह्मणों को हाशिए पर रखा गया है। जतिन प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना ये भी एक इशारा है कि ब्राह्मणों को तरजीह दी जा रही है। और आगे की तैयारी जिस तरीके से 2022 का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश करेगी, क्योंकि ये सब जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर निकलता है और 2022 के चुनाव में किसी भी तरह की कोताही भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती। इसीलिए अगर संगठन और सरकार में कहीं बीच में गतिरोध है, उस गतिरोध को दूर करने के लिए आज जो ये मीटिंग्स हो रही हैं, कल से जो लगातार मीटिंग चल रही है, कल 1.5 घंटे के करीब अमित शाह के यहाँ पर मीटिंग हुई। देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार माने जाने वाले अमित शाह जी के यहाँ पर लगभग 1.5 घंटे की मीटिंग हुई और वहां जिस तरीके की तस्वीर उस मीटिंग के बाद बाहर निकल कर आई, ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ अब ठीक होने के रास्ते पर है और ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक हो चुका है। 2022 की तैयारी के लिए रणनीति की तैयारी करी जा रही है ताकि आपस में पार्टी में किसी भी तरह का कोई असंतोष ना रहे और मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ 2022 की तैयारी में जुट जाए। बिल्कुल जी मोहसिन जी, मैं ये जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि पार्टी ने तय कर लिया है और उन्होंने ये तय ये कर लिया है कि योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो चीज़ें गड़बड़ हैं, जो चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, जिन चीज़ों को उसको बस ठीक कर लेना है। और शायद यही वजह है कि योगी दिल्ली में आए हुए हैं और उन बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। तो अमित शाह से जो उनकी चर्चा हुई होगी कल 1.5 घंटा, मुझे लगता है कि जब वो मोदी से आज बैठकर उनकी बात हो रही होगी तो इन्हीं चीज़ों पर चर्चा हो रही होगी कि ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर कैसे हमें पार पाना है और आपका होमवर्क क्या है। मुझे लगता है कि मोदी जी योगी जी से यही सवाल कर रहे होंगे। आपको क्या लगता है? मुझे भी लगता है कि कल जो 1.5 घंटे की मीटिंग की लंबी मुलाकात होती है और विस्तार से वहां पर हर बिंदु पर बातचीत हुई होगी और अमित शाह जी जाने जाते हैं रणनीति बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार कहे जाते हैं, चाणक्य कहे जाते हैं, और वहां 1.5 घंटे की मीटिंग होने का मतलब ये है कि सारा खाका तैयार कर लिया गया होगा। मोदी जी से भी संपर्क होगा, उन्हें पता होगा किस रास्ते पर आप लोग जा रहे हैं, किस तरह का खाका तैयार किया गया है, किन बिंदुओं पर बातचीत हुई है और किन बिंदुओं पर सामंजस्य बैठ गया है। कहाँ पर दिक्कत हो रही थी, जो 2 पावर सेंटर बताए जा रहे थे, उन पावर सेंटर्स को एक कैसे किया गया, अगर कहीं बीच में गतिरोध था उस गतिरोध को कैसे दूर किया जाए, अगर किसी जातीय को हाशिए पर रखने की बात करी जा रही है तो उसे हाशिए से हटाकर तरजीह कैसे दी जाए। 2022 के चुनाव को पार्टी को मजबूत करके संगठन और सरकार के बीच की दूरियों को मिटाकर उनके जो अलायंस है उन पार्टियों को साथ में लेकर किस तरीके से 2022 के चुनाव में जाएं, मजबूती के साथ, इसको लेकर खाका तैयार हुआ होगा। मंत्रिमंडल को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द यूपी के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और मंत्रिमंडल के विस्तार में भी ये देखा जाएगा कि किस तरीके से उस मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए ताकि 2022 के लिए मजबूती मिले। इन तमाम बिंदुओं पर मुझे लगता है कि खाका तैयार हो चुका है, बस उसे अब किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है,
इसे लेकर बातें हो रही होंगी। और मोदी जी के साथ भी तमाम मुद्दों पर बात होने के बाद मुझे लगता है जो लगभग 1:15 के करीब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा है उनके साथ मुलाकात होनी है, उसके बाद ऑफिशियली बातें बताई जा सकती है, कही जा सकती है। लेकिन एक बात मजबूती से ये निकल कर आ रही है, बाकी समय की गर्त में है, समय के साथ पता चलेगा, लेकिन अभी के हालात देखते हुए लग रहा है कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ठीक हो रहा है और योगी जी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में जाएगी। और योगी जी को जो एक रूमर चल रहा था कि हो सकता है कि बहुत बड़ा बदलाव हो यूपी के अंदर और योगी जी भी हटाए जा सकते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। व्यक्तिगत तौर पर जिस तरीके की अभी चीजें हो रही है कि उन्हें हटाया जाएगा, उनके नेतृत्व में ही 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई जो कयास लगाए जा रहे थे पिछले कई दिनों से कि 2 पावर सेंटर्स हो गए हैं, संगठन और सरकार आमने सामने है, कुछ गतिरोध है, कुछ असंतोष है नेताओं के अंदर, विधायकों के अंदर, मंत्रियों के अंदर, तो उस असंतोष को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये तमाम कवायद करी जा रही है। और मुझे लगता है इस गतिरोध को खत्म करने के अंतिम पड़ाव पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन जी तमाम बातचीत के लिए। तो जैसा कि हमारे एडिटर इन चीफ का ये मानना है कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है और खाका पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, बस आपको अब उसको फाइनल तौर पर दिखाने की जरूरत है। ये जो मुलाकातें हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात देखिए, कोई भी राज्य का चुनाव हो, सबसे ज्यादा जो हावी रहता है वो रहता है जातिगत समीकरण, और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। चाहे वो अपना दल की हम बात कर लें, अनुप्रिया पटेल की बात कर लें, चाहे वो जितिन प्रसाद की बात कर लें, और सबसे बड़ी बात जो पीएम मोदी के करीबी हैं AK शर्मा, जो कि पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, MLC भी हैं, उन पर भी चर्चाएं चल रही हैं। प्रेम जी क्या कहेंगे आप, जैसा कि अभी मोहसिन खान जी ने ये तमाम बातें कही हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, खाका पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और यहां पर इस बार ब्राह्मण जो चेहरा है वो लाया जा सकता है। देखिए अंजलि, मोहसिन जी जो है वो यूपी की राजनीति को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, वो समझते हैं, और जो उन्होंने इस वक्त अभी हमसे अपनी जानकारी और अपनी सोच साझा की है, उससे यही लगता है कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ और बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से तैयार है 2022 के चुनाव के लिए। अब होता ये है कि अगर आप 5 साल से किसी राज्य में सरकार बनाकर बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं, तो गतिरोध आती हैं, स्वाभाविक है। पार्टी के लोग, सरकार के लोग, कार्यकर्ता उम्मीदें बहुत बांध के रखते हैं, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कमी रह गई, थोड़ी नाराज़गी होती है, थोड़े लोग रूठ जाते हैं। लेकिन समय के साथ जो सूबे का मुख्यमंत्री होता है या जो पार्टी का अध्यक्ष होता है वो मना लेता है, समझा लेता है, और वो सब चीज़ें चल रही हैं। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो 2022 के पहले जो बीजेपी है वो वक्त रहते अपने आप को फिट कर रही है। जहाँ जहाँ कमी है पार्टी के बीच में, तो पार्टी के लोगों को वो बता रही है। उस पर सबसे पहला नाम जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ का आता है, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व पे, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ना है। उसी का ये सब कुछ एक्सरसाइज है। उसी एक्सरसाइज में अमित शाह से मुलाकात, मोदी से मुलाकात, जेपी नड्डा से मुलाकात, जो की पर्सन है पार्टी के, जिनको हम आला कमान कहते हैं दूसरी भाषा में, तो आला कमान अब इनको गाइड कर रहा है। देखिए कुल मिलाकर ऐसा है कि कुछ भी गतिरोध हो, मुझे जो लगता है आम बोलचाल की भाषा में जब बातचीत हो रही होगी अभी इस वक्त, पीएम मोदी और योगी बात कर रहे होंगे, तो मुझे लगता है मोदी यही कह रहे होंगे कि योगी जी देखिए कि सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इन बिंदुओं पर और काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि मंत्रिमंडल में आप फेरबदल कर लें, थोड़ा विस्तार कर लें, तो जो जातिगत समीकरण है वो ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा आप जो संगठन के लोग नाराज़ हैं उनको साथ लेके चलिए तो अच्छा है। ब्यूरोक्रेसी को जहां आप समझा सकते हैं उनमें समन्वय कैसे किया जा सकता है, पार्टी के विधायकों को कैसे साथ लेके चलते हैं। तो जो अनुभव मोदी जी के पास है, जाहिर सी बात है मोदी से उम्र में बहुत छोटे हैं, अनुभव में योगी जी बहुत छोटे हैं, तो अपने अनुभव का तकाजा देते हुए बता रहे होंगे मोदी अपनी इस बातचीत में कि योगी जी आप इस तरह से, अब क्योंकि एक चुनाव हम 5 साल जीत कर आ गए हैं, सरकार चला चुके हैं, अब नेक्स्ट टर्म के लिए आप तैयार हो जाइए और उस तैयारी के लिए कैसे काम करना है
ये जानने की ज़रूरत है और इस स्ट्रेटजी पर काम करने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये है कि जो जो कमियां हैं, जो जो चीज़ें ठीक करने की हैं, वो कह रहे होंगे मोदी योगी से कि इन चीजों पर अब आप ध्यान दीजिए। और इसी मुद्दे पर जी प्रेम जी चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ खास मेहमान जिनसे हम आगे चर्चा बढ़ाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही जी जो कि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली से हमारे संवाददाता यश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट के साथ। तो सबसे पहले मैं आती हूं कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी के पास। अंशु जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया इन मुलाकातों को लेकर, क्योंकि देखिए आपकी पार्टी के एक प्रमुख चेहरा जितिन प्रसाद जी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, क्या कहेंगे इस फेरबदल को लेकर? देखिए, एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी के दो फाड़ हो चुके हैं। एक योगी की बीजेपी है और एक मोदी की बीजेपी। मोदी की बीजेपी के लोग अभी 4 दिन पहले जब आए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने, तो सच्चाई ये है कि उनको बैरंग वापस जाना पड़ा। उनकी जो भी अपेक्षाएं थी, जो भी उम्मीदें थी, उसपे उनको निराशा हाथ लगी। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन फिर भी क्योंकि सरकार में है, इसलिए हमारा सवाल बनता है कि आज इस बीजेपी के जो डबल इंजन की बात की जा रही थी, डबल इंजन की सरकार की, वो डबल इंजन जिनको उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना था, अपराध नियंत्रित करना था, रोजगार को देना था, वो डबल इंजन तो आमने सामने लड़ने को तैयार हो चुके हैं। मोदी की बीजेपी, मोदी और योगी की लट्ठम लट्ठा में उत्तर प्रदेश पिस रहा है। उत्तर प्रदेश के नौजवान पिस रहे हैं, अपराध लगातार बढ़ रहा है। और ये जो बार बार ये बात करते हैं सेवा भाव की, तो आज ये दिख रहा है कि किस तरीके से निज स्वार्थ में, सत्ता स्वार्थ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नकारा और निकम्मे मुख्यमंत्री जो पनौती बन चुके हैं उत्तर प्रदेश के लिए, जिनकी वजह से इस कोरोना की महामारी में लोग ऑक्सीजन की कमी से सड़कों पर मरने को मजबूर थे, जिनको बेड नहीं मिला। बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में 40 साल में चरम पर है। जितने भी वादे 2017 में किए थे, देखिए अंशु जी, ये सभी बातें आपकी सुन रहे हैं अश्विनी जी, और अश्विनी जी अपनी प्रतिक्रिया देंगे आपके। जी बिल्कुल अश्विनी जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है अंशु जी की इस तरीके की राय पर? देखिए, अंशु जी एक विद्वान प्रवक्ता है और इन्होंने जो है क्योंकि 89 के बाद, 88 के बाद कांग्रेस का कोई भी यहाँ पर नाम लेवा नहीं है उत्तर प्रदेश, और आपका नाम लेवा ये 18 साल के बाद अचानक से जो पानी पड़ गया है। मैंने बीच में नहीं बोला अंशु जी, मैंने बीच में नहीं बोला। आपने नाकारा और निकम्मा अपने शब्दों पर मर्यादा नहीं रखी, उसके बाद आप बीच में बोल रहे हैं। ये कहाँ का वो है ऐसे आदमी की मर्यादा के बारे में बात करते हैं जो सदन के अंदर कहता है ठोक दो, जो मीडिया में कहते हैं वो चूतिए हो, ऐसे लोगों के बारे में आप मर्यादा की बात करते हैं। देखिए अंशु जी, भाषा का मर्यादा रखें आप। उन्होंने क्या कहा उसी को अगर आप रिपीट कर दे रहे हैं, उन्हीं शब्दों को अगर आप इस्तेमाल कर दे रहे हैं, तो फिर अंतर क्या रहा? फिर कैसे आरोप लगा रहे हैं, कैसे सवाल उठा रहे हैं? हो गई ना कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को नैतिक शिक्षा की भी जरूरत है। वो उत्तर प्रदेश को क्या विकास देंगे, उत्तर प्रदेश को क्या रोजगार देंगे? उत्तर प्रदेश का नौजवान तो निराश है, और सच्चाई ये है कि जो लोग पीले वस्त्रों में घूम करते हैं उनका तो चरित्र खुल गया। एक दलित की बेटी को 2:30 बजे रात को डीजल पेट्रोल डलवाकर जलवा देना सनातन धर्म के विपरीत, क्या यही परंपरा है? देखिए सबसे बड़ी बात अंशु जी, देखिए मैंने मुलाकातों पर आपसे चर्चा करी थी और मुलाकातों को लेकर आपकी क्या राय है, लेकिन आपने यहाँ पर सूबे के मुखिया पर तरह तरह की टिप्पणियां करनी शुरू की है। सबसे बड़ी बात, आप उन मुद्दों पर चर्चा करिए जो जायज हैं। आप निकम्मा नकारा जैसे शब्दों का प्रयोग करके ढाई बजे रात को एक दलित बेटी को सनातन धर्म के विपरीत बिना परिवार की अनुमति के मिट्टी का तेल जलाकर डाल देना, क्या ये जला देना, क्या ये मुख्यमंत्री को शोभा देता है? अपनी कमियों को छिपाने के लिए आप कुछ भी करेंगे। आप माँ गंगा को तो आपने सौवाहिनी बना दिया, जो मोक्षदायिनी थी उसको आपने सौवाहिनी बना दिया। चलिए क्या भारतीय जनता पार्टी का, और जब पिछले 6 महीने बचे हैं, जब इनकी विदाई का समय आ चुका है, तभी आप अपने लक्ष्म रक्षा का ढोंग रचा जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि आज योगी के सामने उस पूरी भारतीय जनता पार्टी हथियार डालने के लिए अगर मैं आया हूं तो भाषण का जवाब मैं देना चाहता हूं। जी अश्विनी जी कहिए। बीच में नहीं बोला और कोई मेरे बीच में न बोले। चलिए मैं अंजलि जी बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने शुरुआत किया हो, मिर्ची लग गई कांग्रेस को। ये इस समय चल रहा है क्योंकि मैंने कहा ना 88 के बाद इनका नाम लेवा नहीं है। अब आज ये आते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन जिसका घर शीशे का होता है पंजाब को क्यों नहीं देखते हैं? वहाँ कैप्टन साहब और सिद्धू लट्ठम लट्ठ कर रहे हैं। राजस्थान को क्यों नहीं देखते हैं? बैठे और पंजाब की बात शुरू कर दी बीच में। देखिए अंशु जी, जब आप पुरानी बातों का यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है सबको हक है यहाँ पर अपनी बात रखने का। एक माध्यम है। जवाब दीजिएगा इसके बाद। जी अश्विनी जी आप प्लीज कंटिन्यू। अश्विनी जी आप बात रखिए। मेरा ये कहना था कि देखिए उत्तर प्रदेश की जो अंदरूनी समस्या है, इस समय मुलाकातों का दौर है। इनके एक भारी नेता जिसको इन्होंने कहा कि उनको कांग्रेस ने बनाया, उसको ये किया, उनकी 3 पीढ़ियों ने कांग्रेस की सेवा की थी, बड़े नेता थे। जैसे ही वो हटे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस है उनको कूड़ादान में कूड़ा कह दिया। कोई चीज नहीं है, हमारे यहाँ आए हैं, उनका सम्मान है। हमको हर नेता का, हर व्यक्ति का सम्मान करना है। हमको राहुल गांधी की तरह कुत्ते के एक प्लेट में कुत्ता और नेता को बिस्कुट नहीं खिलाना है, सबको सम्मान देना है। हेमंत बिश्व शर्मा जी उसके गवाह हैं। 1.5 साल तक समय मांगते रहे, राहुल गांधी ने समय नहीं दिया। देखिए सबसे पहले मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग अपनी भाषा का खास ख्याल रखें। भाषा की मर्यादा यहाँ पर बहुत जरूरी है। अंजलि जी, मैंने कोई मर्यादा तोड़ी हो तो बता दें। मैंने कोई अगर मर्यादा तोड़ा हो तो बता दें। मैंने तो एक उदाहरण दिया कि राहुल जी के यहाँ वो सबने देखा था, आपकी मीडिया ने दिखाया था कि एक प्लेट रखी थी, उसमें नेता भी बिस्किट खा रहे थे, कुत्ता भी उनका था, बिस्किट खा रहा था। हेमंत बिश्व शर्मा जी वहां थे। आज हमने उनको मुख्यमंत्री बनाकर उनका सम्मान किया है। 1.5 साल तक राहुल जी से मिलने का समय मांगते रहे, उनको समय नहीं मिला। मैं कोई अमर्यादित टिप्पणी कभी नहीं करता हूं अंजलि जी, ये कांग्रेस की भाषा है। किसी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता को इनको देख लीजिए या प्रदेश के प्रवक्ता को देख लीजिए, ये सब लोग बोलते हैं। और मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं। हम लोग जो नेता आ रहे हैं, जो हमारी मुख्यमंत्री जी गए हैं मुलाकात करने, हमारे बड़े नेता हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है। कांग्रेस को इसमें दर्द नहीं होना चाहिए। इनको अपना राजस्थान। देखिए अंशु जी से मेरा ये सवाल है, अंशु जी आपकी ही पार्टी के कई दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो गए, आखिर ऐसी क्या कमी है कांग्रेस में जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होना पड़ रहा है? चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शामिल कर ले या फिर जितिन प्रसाद का। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है और वो विचारधारा जो देश को विकास देती है, शांति देती है, प्रेम देती है, सद्भाव देती है। निश्चित तौर से जितिन प्रसाद जी का मन भर चुका था इस विचारधारा से, तो उनको उन लोगों के साथ जाकर खड़ा होना था जो दंगा कराते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, जो जाति की बात करते हैं। और जितिन प्रसाद जी तो अभी 6 महीने पहले से तो इसी सरकार पर ब्राह्मणों पर अत्याचार के आरोप लगा रहे थे। तो यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने ब्राह्मण समाज को भी धोखा देने का काम किया है। जनता उसका जवाब देगी, आप चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जो हमारे प्रवक्ता साथी बहुत ही विद्वान है, निश्चित तौर से बीजेपी का जो एक नाम नीतीश कुमार जी ने दिया था, बड़का झूठा पार्टी, अब उसका एक दूसरा नाम और है जो मैं दे रहा हूं, बर्तन झाड़ू पोछा। बीजेपी के लोग दरी बिछाएं, कुर्सी लगाएं, बर्तन झाड़ू पोछा करें। कांग्रेस को मुक्त करते करते पूरी भाजपा को कांग्रेस युक्त कर दिया, इसके लिए इनको बधाई, शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी जनता की सेवा पे उतरी है, जनता की सेवा करती है। जब हम सत्ता में होते हैं तब भी हम जनता की सेवा करते हैं, जब विपक्ष में है तब भी करते हैं। देखिए अंशु जी, लेकिन अभी आपने देखिए जितिन प्रसाद को लेकर ये बात कही है कि 6 महीने पहले ही जितिन प्रसाद ये आरोप लगा रहे थे कि ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है, बीजेपी अन्याय कर रही है। लेकिन अब आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया? अब आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया? दलितों के ऊपर आज भी अत्याचार हो रहा है। लेकिन जो आरोप लगा रहे थे वो ही जाकर अब बीजेपी में शामिल हो गए, अब आप क्या कहेंगे? तो इससे ये पूरा ब्राह्मण समाज इस बात को समझ चुका है कि जो व्यक्ति 6 महीने ही लड़ाई नहीं लड़ सकता है, वो राजनीति में किसी के लिए, समाज के लिए क्या कर सकता है। और सच्चाई यही है कि उत्तर प्रदेश में जाति विशेष को निशाना बनाया जा रहा है, एक जाति विशेष का प्रमोशन किया जा रहा है।
आप मुझे बताइए कि पोस्ट पर क्या कोई इफेक्टिव, आप मुझे ब्राह्मण मंत्रियों का नाम बता दीजिए कि उनको कौन कौन से विभाग दिए गए हैं, कितने सड़े विभागों में बिठाया गया है, कि पोस्ट पे कौन कौन से लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसने रायबरेली में ब्राह्मणों की हत्या करवा दी, बीजेपी के किसी नेता को उस पर जवाब नहीं आता। तो सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म का जहर खोला है, उत्तर प्रदेश की जनता अब इस जख्म को भूलने वाली नहीं है। आपने बात तो की थी भ्रष्टाचार मिटाने की, बात तो की थी रोजगार देने की, और आप सरकार में आकर जातिवाद और धर्म शुरू कर दिया आपने। ये उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरेंडर हो चुकी है तानाशाह योगी आदित्यनाथ। अब ये इन सभी तमाम बातों का जवाब तो देंगे अश्विनी जी, क्योंकि अश्विनी जी भी खुद इन सभी बातों को सुन रहे हैं। अंशु जी, आपने जो कुछ भी बोला है, इन सभी बातों का जवाब आपको वही देंगे कि जिस तरीके से आपने बात की है कि ब्राह्मण चेहरे को तरजीह नहीं दी गई है, जितिन प्रसाद पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या कहेंगे आप अश्विनी जी? अंजलि जी, देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मोहसिन जी ने कितनी बढ़िया समीक्षा की। 58 विधायक में 9 मंत्री ब्राह्मण हैं। और रही बात, छोड़िए, मैं ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया और शूद्र की बात नहीं करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, इस देश के चारों तरफ हर जगह जो है जातिगत राजनीति होती है, हर राजनीतिक दलों में। इसको कहीं कोई नकार नहीं सकता है। उससे आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देने का काम किया, जिसमें हमको 14 में, 19 में, 17 में हमको सभी लोगों ने मिलकर वोट देकर जिताया और बहुत मजबूत बनाया। 300 से ऊपर उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में क्या स्थिति रही? नहीं, देखिए, अंशु जी ने एक और बात कही है, शायद आपने उस पर गौर नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जितिन प्रसाद जो 6 महीने तक पूरी लड़ाई भी नहीं लड़ पाए ब्राह्मणों के लिए, वो ही अब जाकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं जो खिलाफत कर रहे थे। ऐसे में अब जनता समझ चुकी है, ये कहना है अंशु जी का। जी अंजलि जी, एकदम अंशु जी कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ से जो लोग छिटक रहे हैं, देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आ गए, ये आ गए, मुरलीधर, वो उधर जो है देवड़ा साहब ने जो है बगावत कर रखी है, सचिन पायलट जी ने बगावत, सारे यूथ जो इनके साथ थे। एक इसमें अवधि में कहावत है, मतलब एक लाइन कही जाती है, एगो बेटवा एगो माई है कांग्रेस आई। तो अब वो एक बेटवा एक माई के बीच में समझ गई है। और जब से प्रियंका गांधी का प्रादुर्भाव हुआ है पार्टी में, तब से जितने नौजवान चेहरे हैं किस तरीके से हट रहे हैं। G23 देख लीजिए, क्योंकि लोगों ने आज तक ये एक अध्यक्ष नहीं दे पाए अपना अंतरिम, चाहे जो भी अध्यक्ष हो। उस पार्टी का क्या कहना, वो पार्टी के लोग आज अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ, बंगाल में हमको कहते हैं, हमको 3 से 77 हो गए, लेकिन ये 44 से 0 हो गए। पुडुचेरी चला गया इनका, तमिलनाडु दूसरे के कंधे पर बैसाखी रखकर। तो क्या इनकी स्थिति है आप देख सकती हैं। कांग्रेस में एक अध्यक्ष, एक अध्यक्ष की जो है व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वो कांग्रेस पार्टी दूसरे को क्या कहेगी। और कल इनके ही नेता जो हमारे साथ शामिल हुए हैं, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में एक ही पार्टी है जो संस्थागत लोकतांत्रिक पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस इस समय सिर्फ परिवारवाद और व्यक्तित्ववाद की पार्टी होकर रह गई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ राहुल वंदना, सोनिया वंदना और प्रियंका वंदना चलती है। तो वो परिवारवाद की पार्टी है। इसमें मुझे जो है अभी 2 बातों का और जवाब देना है अंशु भाई का। हमारे इन्होंने कहा बीजेपी में 2 फाड़ हो गया है। कहां 2 फाड़ दिख रहा है? योगी जी हमारे प्रदेश के नेता हैं, आगे भी रहेंगे, केंद्र से आ गया। मोदी जी हमारे सर्वमान्य नेता है। 2 फाड़ तो हुआ है पंजाब में आपके, जो आपको वहां पर मीटिंग दोनों पक्षों को बुलाकर करना पड़ता है। 2 फाड़ तो हुआ है राजस्थान में, जहां पर स्थितियां बहुत विकराल हो चुकी हैं, वहां पर संभालिए। दूसरी बात आपने कहा है कि हम दंगा कराते हैं, एकदम ठीक है। आपकी बात अगर हम मान भी लें, और एक अंजलि जी के सामने एक बहुत ही सिंह साहब बैठे हुए हैं यहाँ, इन दोनों लोगों को बड़ा अनुभव है, और कहीं ना कहीं मोहसिन जी भी बहुत नजदीक से देखते हैं, वो भी जरूर देख रहे होंगे इस डिबेट को। कांग्रेस का दंगाराज और भारतीय जनता पार्टी का, दोनों को अगर मिला लिया जाए, एक तुलनात्मक अध्ययन हो जाए और उस पर एक डिबेट रख लिया जाए कि कितने दंगे कांग्रेस की सरकार में, जब तक कांग्रेस की 56 सालों में कितने दंगे हुए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में क्या हुए। उत्तर प्रदेश 4.5 साल से हम लोग हैं, एक दंगा हुआ हो तो बता दें, एक दंगा। ठीक है, चलिए अश्विनी जी आपके पास वापस आएंगे, और जनार्दन मिश्रा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। जनार्दन जी, क्योंकि देखिए, कांग्रेस और
बीजेपी अब आमने सामने नजर आ रही है। यहाँ पर हमारे साथ अंशु अवस्थी जी भी है और अश्विनी शाही जी भी है, जो अपनी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। अश्विनी जी का ये भी कहना है कि आखिर वजह क्या है कि कांग्रेस से तमाम युवा चेहरे बीजेपी की ओर रुख कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अंशु जी का ये कहना है कि जितिन प्रसाद जो अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, इन्होंने ही खिलाफत की थी कि ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है बीजेपी में। देखिए अंजलि जी, मैं राजनीतिक उठापटक में नहीं पढ़ूंगा। मैं एक जो जनता का एक राय है जो इस समय की पकड़ है उस पर मैं बात करना चाहूंगा। और इस समय कांग्रेस की स्थिति प्रदेश में क्या बन चुकी है उसके बारे में कहना तो ज्यादा उचित नहीं है, लेकिन जो आप नेताओं की बात कर रही हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा ज्वाइन की, उनका एक मेजर कारण यही है कि वो लोग भी अपना पर्सनल जो उनकी राजनीति है उसको भी आगे वो देखना चाहते हैं। और कहीं न कहीं एक जो मतलब राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, उनके उसमें उनके छत्र छाया में वो चीज प्रफुल्लित और उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। अपनी चीजों को अपने प्रदेश में भी वो उस अच्छी तरीके से नहीं रख पा रहे थे। यही कारण रहा कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी पार्टी को चुना जो इस समय एक अच्छा आधार रखती है। कांग्रेस को यूपी में अपने आप को वापस लाने के लिए एक बड़ी एक जनसंघर्ष की एक भूमिका निभानी पड़ेगी और उसको फिर से जनता तक जोड़ना पड़ेगा। अभी भी ये चीज नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि देखिए कहने को आप डिबेट में कुछ भी कर लें, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इतने कोरोना टाइम में और इतने जो ये हुआ इसमें कितनी बार यहाँ पर उतरे अपने संसदीय क्षेत्र में, कितनी बार उन्होंने भ्रमण किया। तो जब भी ये चीजें आपके सामने आती जनता को समझ में आता है। ट्विटर पॉलिटिक्स और जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स है वो उत्तर प्रदेश की जनता भली बात ही समझती है, और यही कारण रहा है कि जो लोग इस तरह से टिप्पणी करते थे उनको जनता ने किनारे लगाया है। और आज की जो स्थिति है, जो अंतर कलह की बात कर रहे हैं, भाजपा एक संगठित पार्टी है और भाजपा में ये जो रिव्यू होता है, समीक्षा होती तो समय समय पर होती रहती, तो इस पर टीका टिप्पणी करना बिल्कुल देखा जाए तो जैसा कि आपने जनार्दन जी ये बात कही है कि भाजपा में समय समय पर समीक्षा होती रहती है। अब ऐसे में जो आज मुलाकात है, जो बड़ी मुलाकात है सीएम योगी आदित्यनाथ की और पीएम नरेंद्र मोदी की, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए अंजलि जी, ये काफी दिन से कयास लगाए जा रहे हैं, और जब ए.के. शर्मा जी को उत्तर प्रदेश भेजा गया था उसके बाद से ये अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस पर काफी चीजों को लेके उड़ाने की आवश्यकता नहीं है। पीएम मोदी ने ये कहा होगा, उन्होंने ये सुना होगा, ये चीजें करने से मतलब हम लोग शायद कहीं अफवाहों को ही और मजबूत करेंगे। जो सच्चाई ये है कि कहीं न कहीं से कुछ फ्रैक्शन जरूर दिख रहा है, लेकिन वो एक भाजपा का जो संगठन है और भाजपा के पीछे जो एक बड़ा संगठन है जिसके कुछ पदाधिकारी भी अभी आए थे, वो समीक्षा करके और उसको अपने हिसाब से चलने का एक जो रास्ता है उसको मजबूत करेंगे। जो मुझे लगता है कि भाजपा में व्यक्ति विशेष की पहचान इतनी नहीं है, उनकी जो आइडियोलॉजी है और जो उनका एक काम करने का तरीका है, जो उनके मुद्दे हैं उनको लेकर वो ज्यादा बढ़ते हैं। यही कारण रहा कि कुछ जो आंतरिक कलह है उसको बाहर आई और उसको यहाँ तक मैंने उठाने की कोशिश की है। आपके कॉल को होल्ड पर रख। तो जैसा कि हम ये चर्चा कर रहे हैं कि सीएम आवास पर करीब 3 घंटे ये बैठक चली, और आज जो ये बैठक चल रही है पीएम नरेंद्र मोदी और अब इसके बाद जेपी नड्डा के साथ भी ये बैठक होगी। फिलहाल ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि हमारे साथ मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, जैसा कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ जो आज बैठक कर रहे हैं, आखिर चर्चाएं क्या होंगी? क्योंकि सबसे ज्यादा जिस पर प्रश्न उठ रहे हैं वो है मंत्रिमंडल का विस्तार। आखिर क्या जो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जितिन प्रसाद को जगह दी जा सकती है, या फिर जो संजय निषाद के साथ जो कल बैठक हुई थी, बातचीत हुई थी, क्योंकि जातिगत समीकरण पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस बार का जो चुनाव है उससे पहले पहले जो मंत्रिमंडल विस्तार में उसमें क्या जगह दी जाएगी किसी ऐसी जाति को? अंजलि जी देखिए,
जाति पर आप इतना फोकस अभी मत करिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो भी सहयोगी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ में लेकर चलती है। कभी भी इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। देखिए, हम लोग बिहार में बड़ा दल होने के नाते नीतीश जी आज हमारे नेता हैं वहाँ, हमारे मुख्यमंत्री हैं वहाँ, तो हम जिसके साथ अलायंस करते हैं उसको साथ में निभाते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी वहां पर अलग हमसे हो गई, लेकिन केंद्र में अभी भी जुड़ी हुई है। हम सबको लेकर चलेंगे। तो संजय निषाद जी की पार्टी हमारे साथ जुड़ी हुई है और बाकी अनुप्रिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो ये समय समय पर ये, जबकि भारतीय जनता पार्टी का ये अंदरूनी मानना है कि हमारे एनडीए के जो घटक हैं उनको कब हमको कहाँ स्थान देना है, कब कहाँ रखना है, कैसे उनके साथ क्या करना है, तो ये हम लोग अपना करते रहेंगे। रही मंत्रिमंडल की बात, मंत्रिमंडल के विस्तार में किसको जगह देनी है किसको नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विशेषाधिकार है। एक मिनट, शायद अंशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अंशु जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, हमारे पत्रकार, एक मिनट में बात अपनी पूरी कर लूं, उसके बाद अंशु जी बोलेंगे। अंजलि जी, एक लाइन की और बात है। तो मंत्रिमंडल के विस्तार में जो भी है मुख्यमंत्री जी का अपना अधिकार है, लेकिन हमारे बड़े नेताओं के पास भी उनकी सूचना दी जानी जाती है कि हम ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, इनको रखेंगे तो बेहतर होगा, इनको निकालेंगे तो सही संदेश जाएगा, इनको संगठन में लेना, इनको संगठन से। तो ये सब चर्चाएं बड़े नेताओं के साथ, क्योंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते हमारे यहाँ अभी देखिए मिश्रा जी ने कहा कि इनके यहाँ बैठकें, समीक्षा बैठकें होती रहती हैं। तो उन बैठकों का जो निष्कर्ष और निचोड़ है अपने बड़े नेताओं के सामने हम लोग रखते हैं। उसी कड़ी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कल माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात किए थे और अपनी बातों को रखा। वहां से कुछ निर्देश मिले, वो ले आकर, हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो खाली जगह है उसको भरना ही भरना है। अब कौन शामिल करता है, किस जाति का होता है, कौन नेता होता है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। जी चलिए अंशु जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए, हमारे पत्रकार साथी निश्चित तौर से वो पत्रकार हैं। निष्पक्षता को लेकर आपकी जनता, आपके दर्शक तय करेंगे कि उनकी जो टिप्पणी थी, सीधे तौर पे उनका जो प्रेम दिख रहा था वो साफ जाहिर हो रहा था। सवाल ये है कि एक तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, श्री राहुल गांधी जी वायनाड से सांसद हैं, उसके बावजूद भी अमेठी, चूंकि उनका सिर्फ संसदीय क्षेत्र नहीं रहा है, एक पारिवारिक रिश्ता रहा है और उन्होंने इस कोरोना महामारी के समय भी जो राहत सामग्री है वो सब पहुंचाने का काम किया। श्रीमती प्रियंका गांधी जी कहीं से भी सांसद नहीं है और लगातार उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा विपक्ष के नेता के रूप में उत्तर प्रदेश के लोगों को सहायता पहुंचाई है तो कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने पहुंचाई। हमने अपनी रसोई चलाकर 65 लाख लोगों को राशन पहुंचाने का काम किया है और 10 लाख से ज्यादा लोगों को दवाई किट श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने पहुंचाई स्वयं। तो पत्रकार साथी को क्या दिखता है, वो क्या कहना चाहते हैं, ये मैं कोई उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, ये दर्शक तय करेंगे, जनता तय करेगी। देखिए अंशु जी, आपने जो बात कही, आपने, ठीक है अंशु जी, कुछ चीजें जरूर निकल कर बिल्कुल जनार्दन जी आप भी कहिएगा, लेकिन पहले मैं अंशु जी से ये पूछना चाहूंगी। अंशु जी, आपने ये बात कही है कि तमाम तरीके से मदद करी है, प्रियंका गांधी ने भी, राहुल गांधी ने भी, आपकी पार्टी ने पूरी तरीके से जनता की मदद की है, लेकिन इस सब का आखिर नतीजा क्या निकल रहा है? आपकी पार्टी के लोग छोड़कर जा रहे हैं पार्टी, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात की प्रदर्शन की। जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं अभी तक आपने खुद भी देखा है कि आपकी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा है, वहां पर जनता की प्रतिक्रिया कैसी रही है? देखिए, चुनाव हमेशा आप ये समझिए कि लोकतंत्र में दो पक्ष होते हैं। लोकतंत्र में सिर्फ सत्ता नहीं, लोकतंत्र में सत्ता और उसके साथ साथ विपक्ष। ठीक है, जनता ने हमें जनादेश नहीं दिया, हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम लोकतांत्रिक भूमिका को भी निभा रहे हैं और जो हमारी राजनीतिक जिम्मेदारी है जनता की सेवा करना, वो भी कर रहे हैं। जनता की सेवा के लिए सिर्फ सत्ता आवश्यक नहीं है। जब आपको जनता विपक्ष में बैठा, विपक्ष में बैठकर सेवा करिए, लेकिन हमारा सेवा भाव कहीं पर भी पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है। ये अलग बात है कि उन्होंने जो जो बातें कही थी देश के लोगों को भी अब समझ में आ रही है। और आप देख लीजिए, सत्ता का संघर्ष तो आपस में ही शुरू हो चुका है। अगर ऐसा ना होता तो पिछले 6 महीने से जो अरविंद शर्मा MLC, जिनको प्रधानमंत्री जी ने मोदी योगी की मॉनिटरिंग के लिए भेजा था, उस मॉनिटर को उन्होंने बाहर फेंक दिया। उनको कोई शपथ नहीं दिलाई, जबकि कहा जा रहा था कि उनको डिप्टी CM बनाया जा रहा है, उनको होम मिनिस्ट्री दी जा रही है, उनको हेल्थ मिनिस्ट्री दी जा रही है। तो ये सारी चीजें सत्ता के गलियारों से निकलकर बाहर हमारे आपके बीच में आती हैं। और सच्चाई ये है कि आज जो
भाजपा है उसमें जो डबल इंजन है जो एक साथ चल रहे थे। देखिए अंशु जी, अगर आप ये बात कह रहे हैं पद और दर्जे की, ये तो आपकी पार्टी में भी कमियां हैं, ये हर पार्टी की कमियां रहती है। जी जनार्दन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ कांग्रेस प्रवक्ता को बड़ी विनम्रता के साथ एक बात जो उन्होंने कहा उसी को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ कि ये जो लोकतंत्र का जो एक परिभाषा है उसमें नेता जो होता है उसके लिए हार जीत का मायने नहीं रखता, वो जनता का नेता होता है। मेरा सिर्फ एक सिंपल सा एक बहुत साधारण सवाल है कि इन्होंने खुद कहा कि अमेठी की जनता से इनका पारिवारिक रिश्ता है। राहुल गांधी जी अमेठी से हारने के बाद कितनी बार आज की डेट तक कितनी बार अमेठी है? भाई असली शाही को उनको ये जनता अगर आपको समझती है, मुझे समझती तो आपको भी समझती है। आप इतना अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं, चीजों पर दूसरों को जोड़ना ऊपर करके देखिए आप लोग एक एक करके बोलिए ताकि आपकी आवाज स्पष्ट आ पाए, एक एक करके प्लीज। अंशु जी जब देखिए अंशु जी आपने अपनी बात रखी तो जनार्दन जी ने आवाज भी नहीं की, तो दीजिए जनार्दन जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ। नहीं गलत कर रहे हैं आप अपनी बात रखने के लिए आप भ्रम कर रहे हैं। अरे थोड़ी हिम्मत जुटाइए। मेरा एक साधारण से सवाल है कि वहाँ से चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी कितनी बार सरकार अपने आप में जीवित विपक्ष होता है, शायद आप एक गाड़ी से सामान भिजवाने के बाद आप कहते हैं कि हमने राहत सामग्री भिजवाई, आपके नेता जमीन पर कितनी बार? अंशु जी क्या आप बोलने देंगे? अंशु जी, आप जैसे दोगले पत्रकारों की वजह से ही आज देश भ्रमित हो चुका है। आप जैसे भ्रष्ट दलाल पत्रकारों की वजह से लोग कहां पर कहां किस तरीके की चीजों को कर रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं। अरे थोड़ी मुझे पता है कि मैंने आपकी दुखी रथ को छू दिया है और आपको बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत हो रही है। मुझे पता है कि आपकी मैंने दुखी रथ को छुआ है, ज्यादा आपको दिक्कत हो रही है। आपको कुछ कहने में मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल वहीं पर है, राहुल गांधी जी कितनी बार जिम्मेदारी है मेरा सवाल फिर सवाल करना। आप जवाब देखिए अंशु जी, आपके पास तमाम जिम्मेदारियां हैं, विपक्ष में बैठकर आपके पास तमाम जिम्मेदारियां हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम जिम्मेदारियों को निभाइए ठीक तरीके से। आखिर सीटें क्यों कम हो रही हैं आपकी? आखिर आपकी पार्टी के लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं? ये सभी सवाल हैं आपके लिए। ठीक है, आप पूरी तरीके से विपक्ष में बैठकर जिम्मेदारी निभाइए, लेकिन दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। सर, आप दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिएगा। राहुल गांधी से पूरा कर रहे हैं, अरे थोड़ा सरकार से भी सवाल करिए। स्वाभाविक विपक्ष है। अब अमेठी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आए तो हमसे सवाल करिएगा। अभी आप भाजपा से सवाल करिए, वो सत्ता में है, जब हम सत्ता में आएंगे आपके सवालों का स्वागत है। बिल्कुल, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं भाजपा से भी सवाल करता हूँ, अरे ये तो मैंने एक बात नहीं कही, करें मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं, मैंने तो नहीं कहा भाजपा से, आप ही बार बार इस बात आपने भी कहा, आपने सिर्फ मुझे ही नहीं कहा, सभी पत्रकारों। देखिए आप लोग इस चर्चा को पूरी तरीके से भ्रमित करें, पूरी तरीके से अलग मोड़ पर ले जा रहे हैं। आप जैसे अंशु जी और जनार्दन जी, आप लोगों से मेरी दरखास्त है कि पहले तो आप जो चंदा जो लिफाफा आपने मेरी बात का जवाब अभी तक नहीं दिया। कितनी बार हजार का लिफाफा लाते हैं ऐसे पत्रकार? लिफाफा देखते होंगे, हमें पता नहीं, हमें कभी मिला नहीं। अंशु जी एक बात का जवाब दे दीजिए, फिर कुछ भी कहिए, बता देंगे। आपके सारे दोस्त कहिए, आप सिर्फ जवाब दे दीजिए, कितनी बार राहुल गांधी अमेठी गए हारने के बाद? हारने से रिश्ता खत्म होगा, परिवार खत्म होगा। अंशु जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि आखिर आप चर्चा कर रहे हैं या फिर यहाँ पर आपस में बातचीत करने के लिए? देखिए ये एक डिबेट है। सत्ता से सवाल अंशु जी अब आप या फिर आप बोल लीजिए या फिर मुझे बोलने का आप मौका दीजिएगा। बताइए। बिल्कुल, क्योंकि आप लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, इस तरीके से दर्शकों तक आपकी ना तो आवाज पहुंच पाएगी, आप आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं ये भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। हमारा चर्चा का विषय है, हम मुलाकातों पर चर्चा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी की जो आज मुलाकात है उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ही देर से इस चर्चा को अलग ही मोड़ पर ले जा रहे हैं। आप बताइए ना, इन मुलाकातों का क्या मतलब है? साफ तौर पे जाहिर हो चुका है कि बीजेपी के डबल इंजन जो 2017 में प्रधानमंत्री जी ने वोट मांगा था भारतीय जनता पार्टी के लिए, आज उत्तर प्रदेश में तो वो कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। आप बताइए ना,
शिक्षा मित्रों को कहा था 100 दिन के अंदर स्थायी समायोजन देंगे शिक्षा मित्रों को, आज तक पूरा हुआ? 4.5 साल पूरे हो गए। अनुदेशकों को कहा था कि बढ़ाकर मानदेय 17,000 रुपए देंगे, क्या पूरा हुआ? तो सवाल तो ये है कि ये डबल इंजन आपस में ही लड़ रहे हैं और नुकसान तो उत्तर प्रदेश का हो रहा है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों। लेकिन बीजेपी की ओर से तो ये कहा जा रहा है कि एक रूटीन बैठक है, आज उत्तर प्रदेश के ये एक औपचारिक बैठक है। अंशु जी, बकाया है, क्या उस पर कोई बात हुई? 4.5 साल में गन्ने पर 1 भी रुपया नहीं बढ़ाया गया एमएसपी पर, गन्ने के मूल्य पर, क्या उस पर कभी अंशु जी, चिंता जब की? आप एक टीवी चैनल पर बैठकर एक पत्रकार की बात भी नहीं सुन रहे हैं, एक सवाल भी नहीं सुन रहे हैं, तो आप आम जनता की बातें कैसे सुन पाते होंगे? भाजपा और मोदी की भाजपा से उत्तर प्रदेश के लोग तो पिस रहे हैं, हमारी चिंता तो उसको लेकर है। अश्विनी जी बहुत देर से, अश्विनी जी सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और वो बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। आज पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर जा चुका है, डीजल 85 रुपए के ऊपर उत्तर प्रदेश में बिक रहा है। अगर अश्विनी शाही जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप बताइए क्या किसानों के ऊपर 30% लागत पर तो बताएंगे पलट हो चुकी है। डीएपी जो आज करेंगे तब तो हम बताएंगे भाई, इस पर कोई चर्चा होती है क्या डबल इंजन ने इस पर कोई चर्चा की मोदी जी ने, योगी जी ने? सिर्फ आपस के पोर्टफोलियो घसोट की चर्चा हो रही है। आखिर ऐसा कौन सा हिस्सा था जो अंशु जी, मैं आपसे एक बार फिर से यही दरखास्त करूंगी, यही दरखास्त करूंगी तो कि थोड़ी देर के लिए आप पॉज हो जाइए। आप बात करो, लेकिन प्रदेश के लोगों को देखिए, पैनल में और भी लोग जुड़े हुए हैं, पैनल में आपके अलावा और भी लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें भी मौका दीजिएगा जरा बोलने का। बिल्कुल विपक्ष का काम है बोलना, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन सत्ता पक्ष भी है और यहाँ पर हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी, उन्हें भी बोलने का मौका दीजिएगा। दरबारी हो गए। देखिए अंजलि जी, आपको दरबारी कहा जा रहा है, जनार्दन मिश्रा जी को भाजपा का कहा जा रहा है, ये है कांग्रेस की असल चेहरा ये है। कांग्रेस जो है सबसे ये कह रहा है कि आप पत्रकारों को दरबारी कहा जा रहा है। चलिए खैर, हमको उससे मतलब नहीं है, कांग्रेस का अपना चेहरा हो सकता है, लेकिन मैं जवाब देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ अंकुश जी, 1200 रुपए 1147 से ऊपर का सिलेंडर मैंने भी खरीदा है, आपके मनमोहन सिंह जी की सरकार में मैंने भी खरीदा है। 900 रुपए से नीचे बिक रहा है, खरीदा है। सुनिए, अरे सुन लीजिए पहले 387 रुपए का घरेलू सिलेंडर। मैंने कुछ नहीं बोला, 900। अब मैंने कुछ नहीं बोला, मुंह बंद रखिए। अब पॉइंट उतार के कांग्रेस की मैं रखूंगा या कल ही खोल दूंगा मैं। अभी क्या है, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए अश्विनी जी। अश्विनी जी, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि आप सभी अपनी भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए। अंजलि जी मैं कह रहा हूँ, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए एकदम। अंजलि जी, अगर आप एक नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए, देखिए यहाँ पर चर्चा, अपनी भाषा का मर्यादा का ख्याल रखिए। 387 का हम गैस सिलेंडर देते थे घरेलू, आप पोल खोलेंगे? खोलिए पोल। हमने 1147 हमने खरीदा है, कहाँ है? आपने कहाँ से हमने खरीदा? और सुनिए, उसका बयान है, रेणुका जी आपकी मंत्री थी, उन्होंने कहा है कि मत खरीदो, बड़े लोग वही खरीद सकते हैं। निर्मला जी तो गैस सिलेंडर से बनाती नहीं तो लकड़ी से रोटी बनाती है, उनका बयान है। कि हम तो और अभी जनार्दन भाई ने सवाल कर दिया, राहुल गांधी कितनी बार गए? नहीं गए जनार्दन जी, मैं कहना चाहूंगा, अगर गए और प्रधानमंत्री जी बनारस कितनी बार गए? बनारस को आपने पूरा कब्रिस्तान बना दिया। कितनी बार गए प्रधानमंत्री? कितनी बार गए प्रधानमंत्री? सोनिया जी कितना रायबरेली आई हैं, ये देखिए। सोनिया जी की चिंता मत करिए, कितनी बार गए प्रधानमंत्री? लापता के पोस्टर क्यों लग रहे हैं? भाजपा के 73 सांसद हैं, कितनी बार गए अपने क्षेत्र में? झांकने वाले क्षेत्र के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, नहीं मिला, लोगों की जान चली गई। अश्विनी जी, एक बात का जवाब दीजिएगा, क्या जनता ने आपको मौका नहीं दिया? क्या आप जनता ने आपको मौका नहीं दिया, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो तमाम राज्यों के चुनाव हो? अश्विनी जी, माफ कीजिएगा अंशु जी, आपको भी मौका दिया गया, बिहार के चुनाव भी हुए, पश्चिम बंगाल के भी चुनाव हुए, यूपी के भी चुनाव हुए, आपको भी जनता ने मौका दिया है। 325 विधायक हैं और 73 सांसद हैं उत्तर बोलने प्रदेश। नहीं दिया है, बीच में ये बोलते
करते रहे, इनको मौका मिला है। इनके सवाल राहुल गांधी और अमेठी को लेकर विपक्ष अंदर। आखिर देखिए अंशु जी, वजह क्या है कि कांग्रेस पूरी तरीके से पीछे होती चली जा रही है? कमी कहाँ आ रही है? आप अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है। गन्ने पर 1 रुपया नहीं बढ़ा पाए, तो चेहरा आ गया है। गन्ने पर सम्मान नहीं है, 4 साल में बढ़ा 1 रुपया नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी देखिए अश्विनी जी और अंशु जी, चर्चा इस तरीके से नहीं होती है, चर्चा इस तरीके से नहीं होती है। टीका लगाकर झूठ बोलने वाला काम मत करिए, ढोंगी बना लोग जान चुके हैं आपका। प्रदेश के लोग आपके ढोंग को समझ चुके हैं। गुमराह करने वाला फंडा चलने वाला नहीं है। चाहे जितने आपका सम्मान इन लोगों ने नहीं किया। नरसिम्हा राव साहब के लाभ का क्या हुआ आप पता करिए। कांग्रेस को जानने के लिए पढ़िए उस पार्टी को। बात करेंगे ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलने की ट्रेनिंग मत लिया करिए। लिमिटेड कंपनी है, कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसको जो है कहीं पर वो किया जा सकता है। जनार्दन जी, जिस तरीके से अंशु जी और अश्विनी जी आपस में बातचीत करने में लगे हुए हैं, इससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि आखिर जमीनी स्तर पर क्या कुछ हलचल होती होगी, क्योंकि सत्ता पक्ष हो और विपक्ष हो, जब आपस में एक दूसरे से बातचीत ही नहीं कर पाते हैं ठीक तरीके से, ऐसे में जनता की क्या सुनेंगे ये लोग? उपलब्धियां बताते उपलब्धि है का प्रयास किया जा रहा था, उसको डिरेल करने का एक आरोप प्रत्यारोप में चालू हो जाता है और फिर तो उसका स्तर इतना गिर जाएगा कि सच में उसको जो हमारे दर्शक है वो भी समझ जाते हैं कि क्या है। अपनी बात रखने यहाँ पर आया हूँ, आप क्या आरोप लगा रहे हैं वो सभी जानते हैं। मैं क्या करूँ क्या हूँ मुझे पता है, जनता को पता है। मैं रोज लिखता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज बोलता हूँ। तो आप लोग इन चीजों से इनसे आप अपने आप को छुपा नहीं सकते। आप जो बात है, जो मुद्दा है, उस पर बात करिए। आप डिरेल करते हैं चीजों को। बिल्कुल, और यहाँ पर भी गोलमोल किया जा रहा। देखिए, चाहे वो विपक्ष हो, अंशु जी भी और अश्विनी जी भी, कोई किसी की बात नहीं सुनना चाह रहा है, आपस में भिड़ रहे हैं यहाँ पर। ऐसे में जनता का क्या हाल होता है? अंशु जी, मैंने आपको भी बोलने का मौका खूब दिया और आप लगातार पूरी डिबेट में आप ही सिर्फ बोल रहे हैं, किसी को भी आपने बोलने का मौका नहीं दिया शायद। और चर्चा इस तरीके से नहीं होती है, चर्चा कोई भी इस तरीके से नहीं होती है। फिर आप कहते हैं कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, ना तो सदन में और ना तो डिबेट में। 4.5 साल में एक भी काम नहीं किया और उल्टा पीछे लिए चले गए उत्तर प्रदेश को। जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस सरकारों में दूसरे राज्यों के लोगों को रोजगार देता था, आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को तो दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है नौकरी के लिए। लॉकडाउन के समय लोगों ने देखा है और कुछ नौजवानों को दूसरी पार्टी में जाना पड़ता है। पैदल आ रहे थे। देखिए, अब कृषि कानून पर आपने जो सवाल उठाए थे, अब यहाँ पर स्थिति स्पष्ट हो रही है कि सदन में आखिर क्या हुआ होगा। लगातार आप बोल रहे होंगे और आपको सुनने का भी मौका नहीं मिला होगा, शायद यही वजह रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। तो पीएम मोदी और सीएम योगी की जो आज मुलाकात चल रही है, इस पर हम सभी की निगाहें भी टिकी हुई हैं और देखना होगा कि आखिर बीजेपी का मास्टर प्लान है क्या। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।